प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो वाराणसी को कई सौगात देंगे, जिनमें जापान की मदद से बने रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो वाराणसी को करीब 1583 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में करीब 5 घंटे बिताएंगे और इन 5 घंटों के दौरान वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, गोदोलिया, मल्टी लेवल पार्किंग, क्रूज और रोरो जैसी कई परियोजनाओं का स्वागत करेंगे। 2022 में होने वाले चुनावों के लिए प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को ही बिगुल फूकेंगे और इसके लिए मंच सजाकर तैयार किया जा चुका है। IIT वाराणसी के मैदान में बनाए गए इसी विशाल मंच से प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मंच पर एक विशाल स्क्रीन लगाई गई है, जिससे योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। जनसभा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाएगा। 3 विशाल जापानी हैंगर के भीतर 5000 लोगों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर व्यवस्था की गई। काशी को पीएम तोहफे तो देंगे ही, साथ ही 2022 के यूपी चुनाव का आगाज तीर्थ नगरी वाराणसी से किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस बार काशी को कई बड़े तोहफे देने वाले हैं। प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे, साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग, गोदोलिया का भी लोकार्पण किया जाएगा। गंगा में पर्यटन के विकास के लिए 2 रोरो का संचालन किया जाएगा। राजघाट से 80 घाट तक 2 मंजिला नया क्रूज चलना शुरू होगा। साथ ही काशी के 84 घाटों की जानकारी देने वाला एक हाईटेक सूचना बोर्ड लगाया जा रहा है। काशी में पेयजल के लिए नीर निर्मल परियोजना शुरू की जाएगी। वाराणसी के 14 स्वास्थ्य केंद्रों में PSA ऑक्सीजन जनरेशन शुरू होगा। BHU में 100 बेड का MCH विंग लोकार्पण किया जाएगा। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा। साथ ही काशी में 2 पेयजल योजना भी शुरू की जाएंगी। इन प्रोजेक्ट्स में से एक है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। इस सेंटर में उनके साथ जापान के प्रतिनिधि भी रहेंगे। रुद्राक्ष को जापानी शैली में सजाया जा रहा है। जापानीज फूलों की सुगंध रुद्राक्ष सेंटर में फैलेगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर परिसर में प्रधानमंत्री रुद्राक्ष के पौधे को भी लगाएंगे। कार्यक्रम के दौरान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक भी दिखेगी। दरअसल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर 2 मंजिला है। इसकी छत शिवलिंग के आकार की बनाई गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनी और संगीत समारोह होंगे। कला और संस्कृति के साझा कार्यक्रम भी होंगे। इसमें एक साथ 1200 लोगों के बैठने की जगह है। JICA यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और VCC यानी कि वाराणसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर के सहयोग से रुद्राक्ष सेंटर बनाया गया है। रुद्राक्ष सेंटर प्रधानमंत्री मोदी के काशी को क्योटो बनाने की योजना का हिस्सा है। इसका मकसद भारतीय लोक परंपरा, पुरातन ज्ञान और भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर मंच दिलाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में कुल 400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे और साथ ही कई नई योजनाओं की नींव रखेंगे। वाराणसी के घाटों का इतिहास और उसके बारे में जानकारी देने के लिए तकनीक का सहारा लेकर आधुनिक साइनेज बोर्ड तैयार किए गए हैं। इन बोर्ड्स पर उकेरी गई इबारत से काशी के हर घाट की जानकारी मिलेगी। इस जानकारी के साथ ही इस बोर्ड पर एक QR कोड दिया जाएगा, जिसे फोन के जरिए स्कैन करने पर हर घाट का पूरा इतिहास, उससे जुड़ी पौराणिक कहानी और उसके महत्व की जानकारी फोन पर ही मिल जाएगी। कल्चर साइनेज है, जहाँ विशिष्ट घाटों पे करीब 20 घाट हमारे विशिष्ट घाट हैं, बड़े घाट हैं, जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। उन घाटों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वो कल्चर साइनेज के माध्यम से मिलेगी। 2 बड़े साइनेज 80 घाट पे और खिड़किया घाट पे लगाए जाएंगे। 80 घाट पे ऑलरेडी लग चुका है, खिड़किया घाट निर्माणाधीन है, तो उसके बाद लगाया जाएगा। इसमें पूरी घाटों की हिस्ट्री, मुख्य उसकी बातें और गंगा के बारे में भी बात की जाएगी। PM मोदी जब भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं तो करोड़ों की सौगात देते हैं और इन्हीं सब बातों से वाराणसी की तस्वीर अब बदल रही है। आधुनिकता के इस दौर में PM मोदी परंपरा के साथ आधुनिकता पर ज्यादा जोर देते हैं। यही कारण है कि उनके संसदीय क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। काशी यूपी की दशा और दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है और खास बात यह है कि यह हिंदुओं की आस्था की नगरी भी है। प्रधानमंत्री मोदी इस प्राचीन शहर को नया रंग रूप देकर और संवार रहे हैं और साथ ही इस आस्था की नगरी से यूपी चुनाव का आगाज भी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के कोहिस्तान में एक बस में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 9 चीन के नागरिक और 2 पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल हैं। चीन ने इस हमले पर नाराजगी जताई और पाकिस्तान से इसकी जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
क्योंकि कामगारों से भरी बस में यह धमाका चीन की एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास हुआ। वहां से घटना के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में वो बस नदी में गिरी हुई दिखाई दी, जबकि राहत और बचाव दल के लोग धमाके में मारे गए लोगों और घायलों को उस बस से निकालते दिखे, जिन्हें बाद में अस्पताल पहुंचा दिया गया। इस काम में एक हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। तहकीकात जारी है कि इसकी असल वजह क्या थी। पुलिस वहाँ पे मौके पे मौजूद है। इस हमले की खबर जैसे ही चीन पहुंची, वहां हड़कंप मच गया और पाकिस्तान से इस धमाके पर जवाब तलब कर लिया गया। 中方对巴基斯坦开普省发生炸弹袭击，造成中方人员伤亡。 बताया गया कि घटना के वक्त बस में 36 लोग सवार थे। मध्य प्रदेश के सीहोर में कांग्रेस की महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए सभी कार्यकर्ता सीहोर के बस अड्डे के पास पहुंची और वहां सड़क के किनारे एक चूल्हा लगाकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। तेल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध जताने के लिए लकड़ी के उस चूल्हे पर सब्जी बनाई गई। जब सब्जी पक गई तो वहीं पर रोटियां भी बनाई गईं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की भी अपील की। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ा फैसला लिया और उसे फिर बहाल कर दिया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा दी और इसे 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया। ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से लागू होगा, जिसका फायदा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा। सरकार ने कोरोना के कारण पिछले साल जनवरी से इसे बंद कर दिया था। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी की याचिका पर बंगाल के अलावा देश के किसी दूसरे हाई कोर्ट में सुनवाई की अपील की है। सीएम ममता बनर्जी ने याचिका दाखिल कर नंदीग्राम से अपनी हार को चुनौती दी है, लेकिन इस मामले की सुनवाई कर रहे जज कौशिक चंद्रा पर भी सवाल उठने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने दूसरे राज्य में मामले को ट्रांसफर करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नकली पुलिस बनकर अवैध वसूली करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि ये दोनों पुलिस की वर्दी पहनकर एक दुकानदार के पास पहुंचे और लाइसेंस दिखाने को कहा, लेकिन दुकानदार को शक हो गया और उसने पुलिस को खबर कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। राजस्थान के झालावाड़ में किसी बात पर 2 पक्षों में झड़प हो गई। इस झड़प में एक आदमी घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनमें एक आदमी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इस बात से नाराज लोगों ने पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप लगाया और हंगामा कर दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में अपनी पत्नी के चले जाने से नाराज एक आदमी ने बीच सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया। 3 दिन पहले ही इस आदमी की शादी हुई थी। आरोप है कि लड़की के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे और वो अपनी बेटी को अपने साथ लेते गए, जिसके बाद इस आदमी ने पुलिस से अपनी पत्नी को वापस दिलाने की गुहार लगाई और सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। लॉकडाउन खुलने के बाद गुजरात के डांग में पर्यटकों की भीड़ फिर से जुटने लगी है। लोगों के आने से दुकानदार भी काफी खुश दिखे। हालांकि वहां घूमने आए ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आए। लॉकडाउन के बाद अब ऐसे फील हो रहा है कि हाँ, आजादी जैसा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कोरोना नियमों में सख्ती के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। हाल ही में वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया था कि मॉल, रेस्टोरेंट में जाने और किसी भी माध्यम से सफर करने वाले लोगों के लिए कोविड पास जरूरी होगा। इस बात से नाराज लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर देश का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के ऊपर बने इस होटल का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 300 से भी ज्यादा कमरे और 3 बड़े रेस्टोरेंट भी बनाए गए। खास बात यह कि इस होटल के नीचे ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि ये पटरियों पर ही बना है। ये 5 सितारा होटल गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ऊपर बनी हुई है।
318 कमरे वाली 5 सितारा होटल है ये। दावा किया गया कि इस 5 स्टार होटल में रेल यात्रियों के साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पर पैसेंजर्स की सुविधा के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस खास होटल में बने एक रेस्टोरेंट को रेल के डिब्बे की थीम पर बनाया गया है, जहां खाने के साथ ट्रेन में बैठे होने का एहसास किया जा सकता है। खूबसूरती बढ़ाने के लिए होटल की दीवारों पर अलग अलग तरह की पेंटिंग की गई है। यही नहीं, रात में तो इस होटल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। रंग बिरंगी रोशनी रेलवे ट्रैक पर बने इस होटल को और खास बना देती है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीती रात आतंकियों से शुरू हुई मुठभेड़ सुबह तक चली, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए। ढेर हुए आतंकियों में एक लश्कर का कमांडर भी शामिल है, जिसके छिपे होने की खबर पुलिस को रात में ही मिल गई थी। घेराबंदी शुरू करने के बाद सुरक्षा बल ने आम नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। सिविलियन बीच में फंसे हुए थे, इसलिए हम ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले इवैक्यूएट किया वहां से, फिर आज अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर रिज्यूम हुआ। सुबह होते ही मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी की आवाज से इलाका थर्रा उठा। लंबी मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पाकिस्तानी एजाज, जिसको अबू हुरैरा बोलते हैं, का बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया और 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया। मुठभेड़ खत्म होने के बाद काफी देर तक इलाके में तलाशी अभियान चलता रहा। लेकिन सुरक्षा बल के लिए ये बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि इस साल जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकियों की गिनती 77 पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से आतंकी संगठनों की कमर टूट गई है। महज जुलाई में ही सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर से 16 आतंकियों का सफाया कर चुके हैं, जबकि अभी आधा महीना भी नहीं बीता है। पहले 2 जुलाई को पुलवामा में हुई मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर किया गया। उसके बाद 7 जुलाई को 3 मुठभेड़ हुई, जिनमें पहली मुठभेड़ हंदवाड़ा में हुई, जिसमें हिज्ब का टॉप कमांडर ढेर हुआ। 7 जुलाई को दूसरी मुठभेड़ पुलवामा में हुई, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर किया गया, जबकि तीसरी मुठभेड़ उसी दिन कुलगाम में हुई, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया। 10 जुलाई को अनंतनाग में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों का खात्मा किया और अब 14 जुलाई को 3 आतंकियों का अंत हुआ, जिनमें एक लश्कर का टॉप कमांडर भी है। लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में यूपी एटीएस के हाथ चौंकाने वाली जानकारी लगी। संदिग्ध आतंकियों की बकरीद से पहले लखनऊ के अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु मंदिर पर हमला करने की योजना थी, जिसके लिए पकड़े गए संदिग्धों ने पिछले साल इस इलाके में रेकी भी की थी। यूपी एटीएस ने अलकायदा के पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जांच को बेहद तेज कर दिया गया है। साथ ही उनके साथियों की धरपकड़ भी तेज कर दी गई है। यूपी एटीएस के मुताबिक इन आतंकियों के निशाने पर जो शहर थे, जिन शहरों पर इन्होंने निशाना बनाने की ठानी थी, वहां भी एहतियात बरते जा रहे हैं। इसके साथ ही 15 अगस्त के पहले ये आतंकी यूपी के कई शहरों में बकरीद से पहले भी विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे। उत्तर प्रदेश को आतंकी धमाकों से दहलाने की साजिश रचने के आरोपी मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन मुशीर से यूपी एटीएस को जो जानकारियां मिली हैं, उसने जांच एजेंसी को सकते में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि अलकायदा के इन संदिग्ध आतंकियों ने धमाके के जरिए नफरत और हिंसा की फुल प्रूफ साजिश रची थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर नफरत भड़काने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों थे, इसलिए आतंकियों ने बकरीद से पहले धमाकों की साजिश रची थी। बकरीद पर धमाकों में मदद के लिए कश्मीर से आतंकियों के 2 कमांडरों को भी आना था। बकरीद पर धमाके के लिए अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु की रेकी की गई थी। इन दोनों जगहों पर ई रिक्शा में प्रेशर कुकर बम से धमाके की साजिश थी। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने कश्मीरी आतंकी तौकीद और मूसा के इशारे पर बम बनाने की बात कबूल की है। इसके लिए कानपुर और लखनऊ से बारूद और हथियार जुटाए थे। बम किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब नहीं देखता। और जो लोग इस प्रकार की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त करने की आवश्यकता है। यह विकास तभी सार्थक है जब हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। और इसलिए सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। बताया गया कि इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के आसपास भी धमाकों से राज्यों को दहलाने की साजिश रचने का आरोप दोनों संदिग्ध कबूल कर चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों संदिग्धों ने अयोध्या, काशी और मथुरा सहित कई और धार्मिक स्थलों पर सीरियल ब्लास्ट की तैयारी का दावा किया था।
जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, परत दर परत साजिश से पर्दा उठता जा रहा है। गिरफ्तार आतंकियों का आरोप है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में उन्होंने जनवरी में ही रेकी कर ली थी और लखनऊ और कानपुर के कई नाम भी बताए हैं, जिनकी अब यूपी एटीएस तलाश कर रही है। साजिश के एक एक तार को जोड़ने के लिए एटीएस की टीम ने दोनों संदिग्ध आतंकियों को कानपुर ले जाने की तैयारी की। कानपुर में दोनों को इनकी बताई जगहों पर ले जाने की तैयारी की गई, जिनमें मदरसा कॉलेज और बेगमगंज प्रमुख हैं। बताया गया कि आतंकी होने के आरोपी मिनहाज अहमद ने कानपुर के चमनगंज से एक आदमी से पिस्तौल खरीदी थी। इसके अलावा कश्मीर के रहने वाले तौहीद के बैंक खाते में मिनहाज ने रकम भी भेजी थी। मिनहाज अहमद टेलीग्राम ऐप पर कश्मीर के मूसा और तौहीद से भी जुड़ा था। एटीएस आरोपियों को विस्फोटक खरीदने वाले स्थानों पर भी ले जाएगी ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। कानपुर से आतंक की कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी मोबाइल के जरिए कानपुर के कई लोगों के संपर्क में थे। यहां की एक बस्ती की 2 महिलाओं पर भी संदिग्ध आतंकियों की मददगार होने का शक है। इन संदिग्ध महिलाओं की तलाश में एटीएस की टीम ने छापा मारा, लेकिन दोनों फरार हो चुकी थी। बताया गया कि कानपुर से जो महिलाएं एटीएस से बचने के लिए भाग गई हैं, उन्हें मानव बम बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। कानपुर और लखनऊ की करीब 12 महिलाओं को मानव बम बनाने की ट्रेनिंग मिलने का शक है। ये सभी महिलाएं बीते 1 महीने से आतंकियों के संपर्क में थीं। आरोप तो ये भी है कि अंसार गजवतुल हिंद का हैंडलर उमर हलमंडी इन महिलाओं से मिल चुका था। एटीएस ने बड़ा काम किया है और उस खुलासे से बहुत और लिंक मिल रहे हैं, अन्य शहरों के भी मिल रहे हैं, उसमें भी छापे पड़ रहे हैं और लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। उसमें आज भी एक बड़ा, जैसे आपने बताया, तो ये साफ है कि ये एक बड़ी षड्यंत्र था। मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन मुशीर को 11 जुलाई को लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किया गया था और अभी दोनों आरोपी 14 दिन के लिए एटीएस की हिरासत में हैं। मुशीर की निशानदेही पर एटीएस ने लखनऊ के बुद्धा पार्क से एक और संदिग्ध को पकड़ा है। बताया गया कि संदिग्ध का नाम शकील है, जो ई रिक्शा चलाता है। चूंकि संदिग्ध आतंकियों ने ई रिक्शा से धमाके को अंजाम देने की साजिश रची थी, इसलिए इससे पूछताछ में और जानकारी मिलने का अनुमान है। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए की टीम भी लखनऊ पहुंच गई है। स्पेशल सेल और एनआईए की टीम भी गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ करेगी। जैसे जैसे यूपी एटीएस आतंकियों से पूछताछ कर रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि इन आतंकियों के तार कश्मीर से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही इनके कई मददगारों के नाम भी सामने आए हैं। चूंकि ये आतंकी अलकायदा से जुड़े बताए जा रहे हैं और ये मानव बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लिहाजा जांच एजेंसियां एक एक कदम फूंक कर रखें ताकि जांच में कोई गुंजाइश न रह जाए। रूस के एक शहर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक होटल में धमाका होने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि इस धमाके में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए, जिसके बाद पूरे होटल को खाली करवा लिया गया। क्योंकि धमाके ने भारी तबाही मचा दी। सामने आई तस्वीर में होटल के बाहर ढेर सारा मलबा नजर आया, जिसमें विस्फोट की वजह से नष्ट हुई चीजें टूटी फूटी हालत में बिखरी पड़ी मिली। इस दौरान बचाव कर्मी मलबा हटाने के काम में लगे दिखे। अचानक हुए धमाके ने होटल के अंदर के सामान को नुकसान तो पहुंचाया ही, बाहर खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। एक गाड़ी तो पूरी तरह से जली नजर आई, तो वहीं एक और कार भारी भरकम मलबे के नीचे दबी दिखी। मामले की तफ्तीश के लिए जांच अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जो मलबे का जायजा लेते नजर आए। दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में राजधानी की कड़कड़नुमा कोर्ट ने पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई और उस पर जुर्माना भी लगा दिया। न्यूज़ 18 के अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट है कि कड़कड़नुमा कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में हुई हिंसा के एक मामले में सुनवाई की और दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह साफ किया कि पुलिस ने इस मामले में अपना काम सही तरीके से नहीं किया और जांच में ढिलाई बरती। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पुलिस ही आरोपियों को बचाने का काम कर रही थी। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की जांच सही तरीके से होनी चाहिए। ये मामला यहां तक तब पहुंचा जब मोहम्मद नासिर नाम के एक शख्स ने दिल्ली दंगों के दौरान अपने 6 पड़ोसियों के खिलाफ गोली मारने की शिकायत की थी, लेकिन उसका आरोप है कि पुलिस ने केस की जांच किए बिना ही उसे किसी दूसरे मामले से जोड़ दिया, जिसके बाद मोहम्मद नासिर को पुलिस की शिकायत न दर्ज करने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। दिल्ली में एक और मार्केट को बंद किया गया। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके के गढ़ी मार्केट को प्रशासन ने शुक्रवार तक के लिए बंद करवा दिया। वहां कोरोना नियमों की अनदेखी की वजह से यह कार्रवाई की गई। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक में नए मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ संसद की कार्यवाही में शामिल होने को कहा।
महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 करने का फैसला लिया। कोरोना खतरे की वजह से राज्य सरकार ने यह कदम उठाया। 60 इयर्स पर्यंतचं रिटायरमेंटचं वय असायचं आणि क्लिनिकलला 62 पर्यंत हे वय होतं। दिल्ली पुलिस ने मोहन गार्डन इलाके में हुई एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सुलझाने का दावा किया। इस मामले में पुलिस ने मारी गई महिला के पड़ोस में रहने वाले एक दंपति को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन दोनों ने पैसों के लेनदेन के झगड़े में उसकी हत्या की थी। दिल्ली और हरियाणा में पानी के मुद्दे पर जारी तकरार के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। एक दिन पहले मनोहर लाल खट्टर ने इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। कोई बात समझ में नहीं आया हरियाणा पर, अरे नहीं दिल्ली संभलती, हरियाणा को दो तो हम दिल्ली को भी संभाल लेंगे। आम आदमी पार्टी ने इस बयान के बहाने बीजेपी पर हमला बोल दिया। नगर निगम के चुनावों को देखते हुए हरियाणा की भाजपा सरकार ने दिल्ली के लोगों को 15 दिन तक प्यास के कारण दुखी रखा। भारत और जापान की सैकड़ों साल पुरानी दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में बनकर तैयार हो गया। 186 करोड़ रुपए की लागत से बने सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और इस दरमियान वो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। सबसे खास बात है कि इस कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ से रुद्राक्ष के पेड़ को लगाएंगे और उस पेड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कलकत्ता से ये पेड़ मंगाया गया है और यहाँ 5 पौधे पूरे तैयार, जो लगभग 6 फीट इसकी ऊंचाई आप देख रहे होंगे और पूरी तरीके से तैयार ये पेड़ है। और इसी पेड़ को प्रधानमंत्री अपने हाथों से 15 जुलाई को काशी के रुद्राक्ष सेंटर में लगाएंगे। और इन फलों में मैं आपको जो बीज होती हैं, जो रुद्राक्ष के बीज हैं, वो भी दिखाऊंगा ये एक्सक्लूसिव कि बाकायदा जो बीज लगभग लग चुके हैं वो पेड़ यहाँ से मंगवाए गए हैं। तो ये काशी को सबसे बड़ा सौगात मिलने जा रहा है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का, जो भारतीय बनारस और जापान की संस्कृति को तो दर्शाएगा ही और साथ में यहाँ की संस्कृति को पूरे विश्व के पटल पर पहुँचाएगा। तो काशी का ये रुद्राक्ष सेंटर वाकई बेहतरीन है। काशीवासियों के लिए एक बड़ी सौगात बनारस में ये होगी और उसका एक इतिहास, उसका एक गवाह बनेगा ये रुद्राक्ष का पेड़। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पानी के मुद्दे पर बीजेपी ने मंत्री सत्येंद्र जैन का विरोध किया। पार्टी का आरोप है कि इस इलाके में लंबे वक्त से पीने के पानी का गंभीर संकट बना हुआ है, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के जल मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सत्येंद्र जैन वहां एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इसी बीच बीजेपी के लोग वहां खाली मटकों के साथ प्रदर्शन करने पहुंच गए। उन्होंने काले झंडे लहराते हुए वहां खूब नारे भी लगाए। इसके साथ ही बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लोगों से झूठे वादे करने का आरोप लगा दिया। कि वो ये एडवर्टाइजमेंट की राजनीति कब छोड़ेंगे, कब वो दिल्ली की जनता के लिए काम करना शुरू करेंगे। इस प्रदर्शन के दौरान ही आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह ही वहां नारे लगाने शुरू कर दिए। इस नारेबाजी से दोनों दलों के बीच टकराव के हालात बन गए। हालांकि वहां मौजूद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को भिड़ने से पहले ही अलग कर दिया। महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां गहनों की एक दुकान में लूट हो गई, जिसमें शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो बदमाश वहां ग्राहक बनकर पहुंचे थे, जो मौका मिलते ही अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने उस दुकान के मालिक को बंधक बना लिया और पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की। सामने आए वीडियो में भी साफ दिखा कि दुकान में 2 लोग गहने खरीदने पहुंचे। तभी उनका तीसरा साथी वहां पहुंच गया और उसने दुकानदार पर पिस्टल तान दी। बस इतने में जो लोग ग्राहक बनकर वहां पहुंचे थे, उनमें एक काउंटर के दूसरी तरफ चला गया और दूसरे ने दुकानदार को पकड़ लिया। दुकानदार के पास पहुंचे बदमाश ने अपने बैग से टेप निकाली और उसे दुकानदार के मुंह पर चिपका दिया। लेकिन उस दुकानदार ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो तीनों बदमाशों का लगातार सामना करता रहा। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वो 3 थे और वो 1। वहां गहनों की लूट भी होती रही और दुकानदार से मारपीट भी। गहनों से अपनी जेब और बैग भरने के बाद तीनों बदमाश वहां से बाहर निकले। बताया गया कि वो दुकान के बाहर इंतजार कर रहे अपने चौथे साथी के साथ वहां से फरार हो गए। एक्टर करीना कपूर ने एक तस्वीर दिखाकर लोगों का ध्यान खींचा, जो अल्ट्रासाउंड जैसी थी, लेकिन जैसे ही इस पर बवाल शुरू हुआ तो उस तस्वीर की हकीकत कुछ और ही निकली। हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस करीना का अभी तीसरा बच्चा दुनिया में आया भी नहीं है और उसके नाम को लेकर बवाल शुरू हो गया है। करीना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनका तीसरा बच्चा आने वाला है। ये बात सुनकर लोग चौंक गए।
वीडियो में करीना ने बच्चे का नाम भी बताया। हालांकि बाद में पता चला कि उन्होंने सिर्फ लोगों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए अपनी एक कीमती चीज को अपना बच्चा बता दिया था, जिसके नाम पर अल्पसंख्यक बोर्ड को एतराज हो गया और अब ये मामला कोर्ट पहुंच सकता है। ये वो तस्वीर है जिसे दिखाकर करीना ने लोगों का ध्यान खींचा। ये तस्वीर पेट में पल रहे बच्चे की अल्ट्रासाउंड जांच जैसी दिख रही है। तस्वीर के साथ करीना ने ये मैसेज लिखा कि वो किसी चीज पर काम कर रही हैं, लेकिन ये वो नहीं जो आप सोच रही हैं। ऐसे में लोगों ने ये कयास लगाया कि शायद करीना प्रेग्नेंट हैं और अपने तीसरे बच्चे के आने की खुशी कुछ इस अंदाज में दे रही हैं। हालांकि जल्द ही उन्होंने एक वीडियो शेयर करके बताया कि ये सब उनकी आने वाली किताब से जुड़ी चीजें हैं। So what's been baking? This is what's been baking. करीना के मुताबिक उन्होंने अपनी 2 प्रेगनेंसी से जुड़े अनुभव के आधार पर किताब लिखी है। इसे उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी बाइबल बताया, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन ये नाम ही करीना से जुड़े नए विवाद की जड़ बन गया है। दावा किया गया कि करीना की नई किताब का नाम प्रेगनेंसी बाइबल रखे जाने से नाराज ऑल इंडिया अल्पसंख्यक बोर्ड ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑल इंडिया अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष डायमंड यूसुफ ने कानपुर में एक बैठक की, जिसमें किताब का नाम प्रेगनेंसी बाइबल रखे जाने का विरोध किया। बोर्ड ने किताब के नाम के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का फैसला भी ले लिया है। अल्पसंख्यक बोर्ड जल्द ही इस मामले में करीना कपूर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। अपनी किताब और उसके नाम से जुड़े विवाद पर करीना का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि उनका दावा है कि अपने निजी अनुभवों को लोगों से साझा करने के लिए उन्होंने किताब लिखी है। दावा किया गया कि इसमें उन्होंने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की राय के साथ कई ऐसी जानकारियां शामिल की हैं, जिससे प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका फायदा मिल सकेगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि करीना नाम की वजह से विवादों में घिरी हो। उनके बच्चे तैमूर के नाम पर भी काफी बवाल हो चुका है। बच्चे का नाम तैमूर रखने के लिए सैफ और करीना को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब करीना प्रेगनेंसी पर लिखी अपनी किताब के नाम पर घिर गई हैं। तैमूर का नाम तो करीना ने नहीं बदला, लेकिन देखना ये होगा कि विवाद से बचने के लिए वो अपनी किताब का नाम बदलेंगी। ताइवान का पूर्वी तट 20 से ज्यादा भूकंप के झटकों से दहल उठा। सुबह करीब 7 बजे वहां रिक्टर स्केल पर 5.2 की तीव्रता का ऐसा ज़लज़ला आया कि 2 घंटे बाद भी धरती कांपती रही, जिसकी सामने आई तस्वीरों ने सांसें अटका दी। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने कैमरे को अपने हाथ से पकड़कर हिला दिया हो। एक वीडियो तो ऐसा देखने को मिला जिसमें एक घर में बंधा कुत्ता भूकंप की आहट से इतना छटपटा गया कि अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ता नजर आया। वहीं सामने आए एक दूसरे वीडियो में इलाके में मौजूद एक मंदिर की छत पर भूकंप की वजह से बड़ा सा सुराख हो गया, इतना बड़ा कि उसके आर पार दिखाई देने लगा। वहां एक पुलिस स्टेशन की छत को भी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की ताबड़तोड़ कार्रवाई से बौखलाए आतंकी संगठनों की एक नई साजिश का पता चला है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि आतंकी संगठन अब खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों को निशाना बनाने की फिराक में है और इससे जुड़ा उर्दू में लिखा एक मोबाइल मैसेज एजेंसियों के हाथ लगा, जिससे इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस मैसेज के मुताबिक रॉ, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी से जुड़े लोगों को निशाना बनाने की साजिश है और इस काम के लिए आतंकियों के मददगारों को खुफिया एजेंसियों के ऑफिस की लोकेशन, गाड़ियों की पहचान और अधिकारियों के नाम पते की जानकारी जुटाने को कहा गया, जिसका पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। उनके दौरे से पहले ही लोकगीतों से उनका स्वागत किया जा रहा है। गंगा के घाट पर लोक गायक उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बनारस आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए वो जब जब आते हैं हम तब इस तरह से उनका स्वागत करते हैं, भव्य रूप से आरती करके। क्या मुख्य रहा आज आरती में हमने उनका फोटो लगा करके माँ गंगा की आरती की है और उनके लिए शुभकामनाओं के लिए प्रार्थना किया है। बनारस में, अरे बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना। ओ बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना। अरे लाए हैं ना, लाए हैं ना, लाए हैं ना, लाए हैं ना। ओ बनारस में, आह बनारस में, अपने काशी में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना।
हाजीपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां जमीन से जुड़े मामलों को देखने वाले एक अधिकारी से सरेआम बदसलूकी की गई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उस अधिकारी ने रिश्वत लेकर उनकी जमीन की गलत रसीद किसी और के नाम पर काट दी, जिससे नाराज लोगों ने उन्हें बीच सड़क पर घेर लिया और उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे। इससे पहले वहां से गुजर रहे उस अधिकारी को रोक लिया गया और फिर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई गई। हंगामा कर रहे लोगों ने जमीन के कुछ कागजात भी उनके ऊपर फेंक दिए। इतना ही नहीं, गुस्से से तिलमिलाए एक आदमी ने तो उन्हें रुपयों की माला भी पहनाने की कोशिश की। उसने आरोप लगाया कि पैसे लेकर ही उसकी जमीन की रसीद किसी और के नाम काट दी गई। बवाल बढ़ा तो अधिकारी ने गलतियों को सुधारने का भरोसा भी दिया, लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्हें मारने तक की धमकी दे डाली। बताया गया कि इस मामले में अधिकारी की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बदमाश ग्रेटर नोएडा में पुलिस चौकी के पास एटीएम मशीन से 17 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस चौकी के पास कुछ बदमाशों ने एक एटीएम मशीन से 17 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। शटर का ताला तोड़ के गैस कटर से एटीएम काट के गैस की पेटी निकाल ली गई। यूपी के रामपुर में पुलिस ने गन्ने के खेत में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। हालांकि इस दौरान बाकी आरोपी वहां से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने फैक्ट्री से काफी अवैध हथियार और दूसरी चीजें बरामद कर ली हैं। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने जगह जगह गाड़ियों की जांच की। साथ ही पुलिस ने लोगों से कोरोना नियमों के पालन करने की भी अपील की। हैदराबाद में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बारिश की वजह से शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भर गया। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। यूपी के महोबा में भीषण सड़क हादसे में एक पुलिस वाले की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब एक कार ट्रक से टकरा गई। ये हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस ने 40 किलो गांजे के साथ 2 लड़कों को हिरासत में ले लिया। दावा है कि ये दोनों बेंगलुरु से गांजा लेकर भोपाल जा रहे थे, तभी पुलिस ने इनको धर दबोचा। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं के मुद्दे पर बीजेपी ने राजधानी जयपुर में प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ एक रैली भी निकाली, जो बीजेपी दफ्तर से शुरू होकर डीएम के दफ्तर तक पहुंची। जहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक दिया, लेकिन आगे बढ़ने की होड़ में प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालांकि पुलिस की सख्ती की वजह से प्रदर्शनकारी वहां से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन वहीं खड़े रहकर उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की मांग की। आज जब घर से बच्ची निकलती है तो माँ चिंतित रहती है, वो सुरक्षित घर लौटेगी नहीं लौटेगी। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पार्टी के झंडे और पोस्टर लेकर शहर में रैली निकाली। उत्तर प्रदेश के इटावा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने वहां खूब हंगामा किया। आरोप है कि अस्पताल ने महिला की मौत होने के बाद भी उसकी हालत गंभीर बताई और उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। लेकिन जब असलियत उस महिला के घर वालों के सामने आई तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाए और हंगामा करने लगे। अस्पताल के स्टाफ और महिला के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और इस बवाल को शांत कराने में जुट गई। हंगामा कर रहे लोगों को एक दूसरे से अलग किया गया। जो लोग पुलिस की सुनने को तैयार नहीं हुए, उन्हें गाड़ी में बैठाकर थाने भी ले जाया गया। इस बीच जिस महिला की मौत हुई, उसके परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। जब मर गई उसके बाद एम्बुलेंस में डाल दिया गया, जो तो खत्म हो चुकी है। हालांकि पुलिस भी इस मामले के सामने आने के बाद तफ्तीश में जुट गई। जांच का विषय, जांच के बाद में कार्रवाई की। इन लोगों को शांत कराने में वहां पहुंचे पुलिस वालों को काफी मुश्किलें हुई, लेकिन किसी तरह हंगामे को शांत कर दिया गया। बिहार के दरभंगा से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार से आ रही एक बस पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि रफ्तार की वजह से बस का संतुलन बिगड़ गया।
जिसके बाद वो बेकाबू होकर सड़क के किनारे मौजूद खाई नुमा जगह में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि बस के शीशे चकनाचूर हो गए और आगे से उसकी शक्ल ही बदल गई। चाहिए वाला होगा करेगा। इस हादसे के बाद वहां भीड़ जमा हो गई जो बस से यात्रियों को निकालने की कोशिश करती दिखी। हॉस्पिटल ठीक है। लेकिन ये काम आसान नहीं था, लिहाजा खुदाई करने वाली मशीन से पहले बस को बाहर निकाला गया। इसके बाद मोर्चा संभालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया, जिनके जवानों ने दलदल से 2 शव निकाले और बाकी घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। आज की ताजा खबर में इतना ही।